Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah and welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 10 Social Science, Chapter 4 Literary Heritage of India. In last video, we discussed about the uh, sculpture and architecture of ancient India in a same topic, cultural heritage. In this video, we are going to study about the language and literature of our country. Before I'll start this video, uh, if you like the video, please share the video and subscribe the channel and press the bell icon please. तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 में इंडिया में एंशियंट टाइम में जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो टाइम पे कैसे टाउन प्लानिंग होता था, उसके बाद वाली सेंचुरीज़ में कैसे आर्किटेक्चर वर्क हमारी कंट्री में हुए और कैसे स्कल्पचर हमारी कंट्री में बने थे, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। आज के वीडियो में हमें जो बात करनी है वो है हमारा जो लिटरेचर वर्क है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसके बारे में। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, उसके बाद लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करेंगे, उसके बाद एंशियंट इंडियन लिटरेचर की बात करेंगे, फिर मेडिवियल लिटरेचर की बात करेंगे और एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, जो जब पूरे वर्ल्ड में कहीं एजुकेशन सेंटर्स नहीं थे तब हमारी कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी आपके रिवीजन के लिए। अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन, this chapter is very important because on the basis of literature, 4 mark question will be asked in board examination. That is why it is very important. This is one of the easiest chapter of the history. Whatever the things we are going to discuss here, you are the evidence of that incidents by television's program. You've seen many things on television, so you can understand everything very easily. So let's start the chapter Literary Heritage of India, Chapter 4, Standard 10, Social Science. So Indian literature is one of the ancient literature of the world, क्योंकि हमारा कल्चर जो है 5000 ईयर्स ओल्ड कल्चर है। अब ये 5000 ईयर्स में आप देखे जाओ, अगर आप नेट के ऊपर सर्च करो तो आपको बहुत कम ऐसी सिविलाइजेशन मिलेगी जो इसके कंपैरिजन में, हमारे कल्चर के कंपैरिजन में आ सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया में जब नोमैडिक लाइफ सब लोग स्पेंड कर रहे थे तब हमारी कंट्री में बहुत सारे आर्ट्स, लिटरेचर, टाउन प्लानिंग, ये सब हमारी कंट्री में था। और हमारे जो धर्म ग्रंथ है, रिलीजियस बुक्स, वो भी बहुत बहुत पुरानी है। उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब किया है कि एज ए ह्यूमन हमें कैसे लाइफ स्पेंड करनी है और किस तरह से हमें डिसीजंस लेने हैं, कैसे हमें वर्क करना है, ये सब उसके अंदर लिखा है। पर जब ये नहीं था, जब लैंग्वेज डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उससे पहले क्या था? तो उससे पहले जो कुछ भी कम्युनिकेशन होता था वो एक्सप्रेशन से या सिंबल से या तो ड्राइंग से या तो अलग अलग साउंड निकाल के किया जाता था। जैसे सब एनिमल्स को आप देखो, वो अलग अलग साउंड निकालते हैं, उनकी कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर नहीं है। तो हम भी वैसे ही सिचुएशन में थे। फिर वहाँ से ये धीरे धीरे करके लैंग्वेज आई, लैंग्वेज से लिटरेचर बना और लिटरेचर में ये सब बताया गया कि हमारे एंसेस्टर क्या करते थे, हमारी जो कंट्री का कल्चर है उसका इम्पोर्टेंस क्या है और हमने पूरे वर्ल्ड को क्या गिफ्ट दिया है। तो मैन टुक हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन, सिम्बॉल्स, ड्राइंग्स एंड साउंड्स टू कम्युनिकेट हिज थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इमोशंस टू अदर। दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ डायलेक्ट्स एंड स्क्रिप्ट्स। तो जैसे ये सब हम यूज़ करते थे, अलग अलग सिम्बॉल्स या एक्सप्रेशन या ड्राइंग या साउंड्स, उससे धीरे धीरे करके लैंग्वेज बनी। ये लैंग्वेज से धीरे धीरे डायलेक्ट्स बने और स्क्रिप्ट्स बने।
डायलेक्ट्स जो बोले जाते हैं, अलग अलग रीजन के जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको डायलेक्ट्स बोलते हैं। और स्क्रिप्ट्स यानी जो लिखा गया, दिस स्क्रिप्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ये जो भी था, जो भी स्क्रिप्ट थी, उसने लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। तो बहुत लंबे टाइम तक लैंग्वेज जो थी उसका यूज़, जो थॉट्स थे वो एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता था। फिर जैसे जैसे ये लैंग्वेज का यूज़ बढ़ता गया वैसे वैसे लिटरेचर क्रिएट हुआ। द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज लेड टू क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। फ्रॉम एंशियंट टाइम इंडियन लिटरेचर इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस। तो हमारा जो लिटरेचर है वो पुराने ज़माने से वर्ल्ड फेमस है। जो हमारे जो डाइवर्सिटी है, इसके अंदर जो वेराइटीज़ है वो, और इसकी यूनिकनेस की वजह से, क्योंकि ये यूनिक लिटरेचर है, ये ऐसा लिटरेचर और वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला। इंडियन स्कॉलर्स डिवाइडेड एंशियंट लिटरेचर इनटू वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर। तो हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने हमारा जितना भी लिटरेचर है वो सब लिटरेचर को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक बोला गया वैदिक और दूसरा बोला गया क्लासिकल लिटरेचर। बिसाइड दिस सम फोक लिटरेचर वॉज ऑल्सो पॉपुलर। तो ये दो डिवीज़नों के अलावा एक जो लोकल लेवल पे, जो ट्राइबल लेवल पे जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसको बोला गया फोक लिटरेचर। तो अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हमारे लिटरेचर में क्या है, कौन सा लिटरेचर वैदिक में आता है, कौन सा क्लासिकल में आता है, वो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो लैंग्वेज और लिटरेचर से चालू करते हैं। तो ये सब हमारे पुराने लिटरेचर्स के कुछ बुक्स हैं जो आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ऐसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। ये महर्षि पाणिनि का पिक्च है जो एक्चुअली में हमने स्टैम्प बनाई थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो अभी तो नहीं चल रही है, पर यहाँ से पता चलता है कि पाणिनि कैसे दिखते थे। और ये उनकी बुक्स है जो उन्होंने लिखी थी। तो इफ़ वी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री वी कैन सी एन इमर्जेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस सिंस सेंचुरीज। These languages influence one another and is resulted in development of literature. तो अलग अलग लैंग्वेज क्रिएट हुई। ये अलग अलग लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारा लिटरेचर भी डेवलप्ड हुआ। एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फ्लोराइज। और उसकी वजह से और नई लैंग्वेज बनी और नया लिटरेचर क्रिएट हुआ। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है वो एक साइंटिफिकली प्रूव है कि ये जो लैंग्वेज है, हमारी जो लैंग्वेज है संस्कृत, वो साइंटिफिकली बनी थी। ऐसे ही नहीं कि कोई भी एक्सप्रेशन कैसे भी करके कोई भी थॉट को एक्सप्रेस कर दिया और संस्कृत बन गया, ऐसा नहीं था। संस्कृत लैंग्वेज इज़ लेस इन यूज इन प्रेजेंट टाइम बट रिलीजियस सेरेमनीज एंड वर्शिपिंग रिचुअल्स आर डेल्ट इन संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत जनरली आज के प्रेजेंट टाइम में हम ज़्यादा कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करते हैं, पर हमारे घर में कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होती है, इंडिया में खास करके कोई भी टेंपल में आप जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो वो जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो संस्कृत लैंग्वेज में होती है। हम जो भी भगवान की पूजा करते हैं, जो भी वर्शिपिंग करते हैं, वो सब संस्कृत में होता है। हमारे जो श्लोक्स हैं, मंत्रज हैं, वो संस्कृत में ही है। जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमन फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो लैंग्वेज का जो मेन इम्पोर्टेंस है ये है कि वो हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे समझना है। इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्ट इज़ दैट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी सबसे पुरानी और वेरी फर्स्ट सिविलाइजेशन है। तो हमारी जो स्क्रिप्ट्स है, जो भी कुछ लिखा गया है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन जितना पुराना है, यानी कम से कम 3000 साल पुराना, विच हैज़ नॉट बीन deciphered and so we have not obtained much information about their language. तो ये 3000 साल पहले जो लिखा गया था उसको आज वो कोड ब्रेकिंग हमसे नहीं हो रहा है, वो लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते, या तो वो लैंग्वेज जानने वाला आज के डेट में कोई बचा नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स है जो आज के डेट में भी हमारे सामने है, पर हम उसे जान नहीं सकते, क्योंकि वो जो लैंग्वेज डिकोड करना है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है।
और उसको जानने वाला कोई भी बच्चा नहीं है। तो सीधी बात है कि अगर हमें जो पढ़ना ही नहीं आता है वो हमें समझ में भी नहीं आएगा। महर्षि पाणिनि was a great Sanskrit grammarian. The most important book of this time is महर्षि पाणिनि's अष्टाध्यायी। ये जो बुक है, ये फोटो है उनका, ये ग्रामर बेस्ड बुक है, अष्टाध्यायी, विच इज़ अ नॉटवर्दी बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर ऑफ 4th सेंचुरी। तो 4th सेंचुरी में हमारे यहाँ ग्रामर क्रिएट हो गया था, ग्रामर के ऊपर बुक लिखी गई थी। संस्कृत इज़ कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस। जो हमारे यहाँ आर्यंस आए थे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, द्रविडियन के बाद जब आर्यंस इंडिया में आए तो ये जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो आर्यंस की थी। उसके अलावा ये जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज ऑफ सेक्स और लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। जो स्कॉलर्स थे वो संस्कृत में पढ़ते थे, बातें करते थे, जैसे आज आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो और इंग्लिश में बातें करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, वैसे वो टाइम पे सब संस्कृत में होता था। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंटरनेशनल लेवल दैट संस्कृत इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर यूज़। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये प्रूव हो गया है कि कंप्यूटर यूज़ के लिए भी इंग्लिश से बेटर संस्कृत है। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड हैं जो संस्कृत में से अडोप्ट हुआ है, जैसे काऊ जो वर्ड है वो जो वर्ड है वो गऊ, हमारा जो संस्कृत वर्ड है गऊ, वहाँ से लिया गया है। फिर मदर वर्ड जो है वो मात्र वर्ड, यानी मम्मी को हम पहले मात्र बोलते थे, मातृदेवो भव पितृदेवो भव श्लोक में जो आता है वो वहाँ से आया है। फिर एक्सिस जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड अक्षा से आया है। फिर नेविगेशन जो वर्ड है वो नवगाथा वहाँ से लिया गया है। मैन वर्ड जो है एमएन मैन, वो मनु से लिया गया है। डेंटल जो वर्ड है वो दंत, हमारे यहाँ दंत कथा थी, दंत कथा यानी जो मुख से बोली जाती थी वो दंत कथा बोली जाती थी, तो वहाँ से ये डेंटल वर्ड है। वैसे भात्र है, ब्रदर, पित्र, फादर, ये जितने भी इंग्लिश वर्ड है वो सब हमारे संस्कृत से आए हैं। तो संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं थी तब संस्कृत लैंग्वेज थी, और इसका यूज़ करके आज बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस क्रिएट हुई है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ आवर लिटरेचर एंड आवर लैंग्वेज। अब अगर हम एंशियन इंडियन लिटरेचर की बात करें तो वहाँ पे हमारे 4 वेदास आते हैं सामने। ये जो 4 वेदास है उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ये जितने वेदास है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो वेदास मीन्स व्हाट? तो वेदास मीन्स नॉलेज, जहाँ से नॉलेज मिलता है उसको वेदास बोलते हैं। और ये 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद इज़ द मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये हमारी सबसे पुरानी बुक है। इट कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस, 28 वर्सेस है। इट इज़ अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर है वैसे इसमें 10 चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफ गॉड। दे वर यूज्ड ड्यूरिंग द यज्ञस। तो पहले यज्ञ बहुत होते थे, आज के डेट में भी हम बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस में यज्ञ करते हैं। अमंग द वर्सेस दोज वर्शिपिंग उषा द गॉडेस ऑफ डाउन एंड फैसिनेटिंग। दिस वर्क describes political, social and religious matter of Aryans who were residing in the region of सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु में जो ये आर्य रहते थे उनका पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस या तो इकोनॉमिकल जो भी परफॉर्मेंस था वो यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। और इसमें जो वर्सेस यूज़ हुए वो सब गॉड गॉडेस के लिए यूज़ हुए, और ज़्यादातर जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी उसके पीछे ये ऋग्वेद के जो श्लोक्स थे वो यूज़ होते थे। और ये जो ऋग्वेद है उसके जो श्लोक्स है वो एक्चुअली में जिस फॉर्म में बोले जाते हैं या तो उनको गाया जाता है वो जो डिटेल है वो सामवेद में है, द नेक्स्ट वेद।
Samved. Three other Vedas were also composed after Rig Veda. Out of them, Samved was composed to focus on the process of recitation of verses. Hence, it is known as the Gangotri of music. तो ऋग्वेद जैसे हमें रिलीजियस एक्टिविटी में कैसे परफॉर्म करना है वो सिखाता है, तो सामवेद जो हमें नॉलेज देता है वो म्यूज़िक का नॉलेज देता है कि ये जितने भी वर्सेस हैं उनको किस तरह से बोलना है, कौन से टोन में बोलना है, कौन से लय में बोलना है, ये सिखाता है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। इट इज़ कॉल्ड द वेद ऑफ यज्ञस। इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई है कि कोई भी यज्ञ घर में आपको करना है तो वो कैसे करना है। इट इज़ composed in both the form prose and verses. This describes the hymns recited at time of yagnas, the religious practices and rituals. तो जैसे हमारे घर में यज्ञ होते हैं और जो मंत्रोच्चार होते हैं वो ये यजुर्वेद से हमें सीखने को मिला है। और अथर्ववेद मीन्स इकोनॉमी। अथर्ववेद डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ रिचुअल एंड संस्कारास जो हमें इकोनॉमिकल एक्टिविटी में काम में आते हैं। फिर उसके बाद जो एक है, ये चार हमारे मेन वेद हैं। उसके बाद जो एक है वो है उपनिषद जिसको बोला गया है, जिसमें बहुत सारा लिटरेचर है। तो द उपनिषदिक लिटरेचर गिव्स अस अ विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालाइज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्सेट्रा। तो ये जो उपनिषद है वहाँ से हमें ये बर्थ क्या है, डेथ क्या है, उसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ मटेरियलिस्टिक लाइफ, व्हाट इज़ स्पिरिचुअल लाइफ, ये कैसे चालू होते हैं, ये सब के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। यहाँ पे जो उपनिषद है खास करके बृहदारण्य, ये बुक है बृहदारण्य की, इसके अंदर डिटेल लिखी है। और छांदोग्य, ये छांदोग्य की बुक है जो आपको नेट के ऊपर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आर द अर्लीस्ट ऑफ उपनिषद इन द डायलॉग फॉर्म। यहाँ पे डायलॉग फॉर्म है, यानी दो पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं, इस फॉर्म में इसको लिखा गया है। दे आर 108 इन ऑल मेंशन इन मुक्ति को उपनिषद। तो ये मुक्ति को उपनिषद में अगर आप देखने जाओ तो ऐसे 108 डायलॉग्स है। तो ये है उपनिषद। उसके बाद एक आता है वो है ब्राह्मणिकल लिटरेचर। तो वो क्या है, तो जैसे रामायण है, या तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे कि वेदा से, एपिक से, पुना से, वेदंगिया से, धर्मसूत्र, ये सब ब्राह्मणिकल लिटरेचर में आता है। तो many Brahminical epics were composed to understand the meaning of Vedic literature. Any critical appreciation based on Vedas composed in the poetic form are included in Brahminical literature, जिसमें हमारा रामायण और महाभारत ये दो बेस्ट है। Vedic literature and directive principles regarding behavior have been explained broadly. तो इसमें ये बताया गया है कि एज ए ह्यूमन हमें कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी लाइफ स्पेंड करनी है। उसमें एक आता है आरण्यकास। Aranyas used to spend their last phase of life in Aranyakas, making their ashrams in forest. आरण्यक का मीनिंग जो होता है वो फॉरेस्ट होता है। They composed literature based on philosophy, which was the result of their deep thinking. It is known as Aranyakas. तो ये जो लोग थे जो जंगलों में रहते थे, जहाँ पे आश्रम बना के रहते थे, और उन्होंने खुद ना सेल्फ असेसमेंट करके जो भी लिखा, जो भी फिलोसफी उन्होंने बनाई, उसको बोला गया आर्यन्य को। और वो जो हमें जो हमारी लाइफ के 4 फेज थे, 100 ईयर्स की लाइफ को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था कि 1 to 25 ईयर्स आपको पढ़ना है, 25 से 50 ईयर्स आपको मैरिज लाइफ हैंडल करनी है, 50 to 75 ईयर्स तक आपको जो भी आगे वाली जनरेशन को सिखाना है वो सिखाना है, और 75 ईयर्स के बाद जब बाकी का आपकी लाइफ का जो टाइम है वो आपको अकेले स्पेंड करना है, यानी खाली भगवान का नाम लेना है। तो वैसे सिचुएशन में उन्होंने जो फिलोसॉफी क्रिएट की, कंसंट्रेट किया, उसको बोला गया आरण्य को। उसके बाद आता है वेदांग। ये आरण्यक है जैसे संस्कृत में उसको लिखा गया है। और एक आता है ये वेदांग।
तो वेदांश में बहुत सारी वस्तु आती है, जैसे मैट्रिक है, ग्रामर है, फोनेटिक्स है, एटिमोलॉजी है, रिचुअल्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब वेदांश में आता है। व्याकरण है, वैदिक डिक्शनरी है जो हम आज के डेट में यूज़ करते हैं। फिर पोएटिक स्टांजा है जिसको चंदा बोला जाता है। फिर शिक्षा है, कैसे पढ़ाना है, ज्योतिष और कल्पसूत्र, ये सब वेदांगास में आता है। तो वेदांगास क्या है? तो द वेदांगास लिटरेचर डील्स विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स। तो ये जो हमारे रामायण है, महाभारत है, ये हमारे दो सबसे बेस्ट एपिक्स है। अभी लॉकडाउन के टाइम में दूरदर्शन के ऊपर रामायण और महाभारत जो सीरियल फर्स्ट टाइम जो बनी थी वो भी दिखाई गई है। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सेकेंड सेंचुरी। द रामायण हैज़ द स्टोरी ऑफ रामचंद्र, द किंग ऑफ अयोध्या। द रामायण इज़ द स्मॉलर एपिक देन द महाभारत। तो महाभारत जो है वो सबसे बड़ी एपिक है, रामायण उससे छोटा है। इट नरेट्स मैनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। द महाभारत इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, हैज़ 1,00,000 वर्सेस। तो महाभारत में 1,00,000 वर्सेस है। ऐसे सब क्वेश्चन 1 मार्क में बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। दिस डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। बिसाइड्स it also consists of numerous stories. The Bhagavad Gita, a part of Mahabharata, expounds the deep philosophical principles. It conveys the message of achieving moksha or salvation through ज्ञान, कर्म एंड भक्ति। तो भगवद गीता हमारे जो हिंदूज़ है, हिंदूज रिलीजन की सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। ये जो भगवद गीता है, इससे what is the meaning of life and what is the importance of karma means work and what is the importance of bhakti, ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। Both the epics, the Ramayana and the Mahabharata, have been influencing millions of Indians and the literature for a long time. They have implemented motivational seeds of sanskar in the Indians. तो ये जितने भी ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, या तो हमारे जो 4 वेदास है और जो उपनिषद से, उससे हमारे अंदर एक संस्कार यानी बिहेवियर का नॉलेज आया कि हमें कैसे बिहेव करना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस विच कंटेन अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। द पुराणास प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग इनिशियल वैदिक रिलीजन ऑफ अर्लियर टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथ वेर कंपोज। तो ये स्मृति ग्रंथ क्या थे? जो याद रखा जाता था। स्मृति मीन्स मेमोरी, और जो याद रख के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाता था उसको स्मृति ग्रंथ बोला जाता था। दिस स्क्रिप्चर्स डेल्ट विथ साइंस एंड फिलोसॉफी। तो ये खाली ऐसा नॉर्मल फिलोसॉफी नहीं थी, उसके पीछे साइंस भी था। फॉर एग्जाम्पल, कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज बुक on various topics such as art, mathematics and other sciences. The Smruti Granth as explains the religious teachings, laws and customs. तो जो स्मृति ग्रंथ थे, जो बुक्स थी, वो हमें क्या सिखाते थे? तो लॉ और कस्टम्स और रिलीजियस टीचिंग के बारे में हमें सिखाते थे। द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली। तो पाली वो लोकल लैंग्वेज थी, यानी जो ऑर्डिनरी लोग थे वो लोकल लैंग्वेज समझते थे, और जो कोर्टियस लोग थे, जो किंग और उसके जो मिनिस्टर्स थे, वो संस्कृत यूज़ करते थे। एज इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, इट इज़ नोन एज त्रिपिटिका। वो 3 भाग में डिवाइड थी, इसलिए उसको बोला गया त्रिपिटिका। इट कंसिस्ट ऑफ सुक्त पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम पिटिका। बिसाइड्स मैनी अदर वर्क्स वर ऑल्सो composed in Buddhist literature. Gupta period was known as the golden period of the growth and development of Sanskrit poems and dramas. The great writers like Kalidas, Bhabhuti, Bharvi, Bhritihari, Banbhat, Magh and many others belong to this period. Of this, Kalidas is known all over the world. तो उनको ये
कालिदास थे वो पोएट थे, और आज के डेट में अगर आपको संस्कृत लिटरेचर पे पढ़ना है तो ये जितने भी लोग हैं, कालिदास से लेके भवभूति, भारवी, बाणभट्ट, माघ, ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें कालिदास के जो लिटरेचर वर्क है वो वर्ल्ड फेमस है। उनके जो वर्क है, ये नाम आपको याद रखने, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, कि उनके जो वर्क है उसमें स्पेशली कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऋतु शर्मा आर रिनोड फॉर देयर बेस्ट पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल। तो कभी कालिदास थे वो ड्रामा भी लिखते थे, और उनके ड्रामा जो है वो आज की डेट में भी संस्कृत लिटरेचर पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बाणभट्ट रॉट द कादम्बरी एंड हर्ष चरित्र, जो 6th सेंचुरी में हर्षवर्धन रूलर था साउथ नॉर्थ इंडिया का, उनके कोर्ट में जो ये पोएट थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखा है, और कादम्बरी करके भी बुक लिखी है। और बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष, जो हर्ष चरित्र है वो पहले ऐसे चरित्र लिखे जाते थे, चरित्र मीन्स द बिहेवियर, और उसको बायोग्राफी बोले जाते थे। अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड आर भवभूतिज उत्तर रामचरित्र। उत्तर रामचरित्र में जो रामायण का जो पोर्शन ख़त्म हो जाता है, जब रामायण की बैटल ख़त्म होती है उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में लिखा गया है। भारावीस कीर्तन जुन्यम, विशाखा दत्तास मुद्र रक्षक, सुदरक्ष, मृच्छकटिगम एंड दंडीज 10 कुमार चरित्र। सो ये जितने भी वर्क है वो भवभूति ने लिखे हैं। द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क वेर पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, एलो एलो अलगरीज, तो इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स भी हैं, रोमांस भी है, एल्गरीज भी है, कॉमेडीज़ है, फिलोसॉफी है, ये जितने भी लिटरेचर है इसमें ये सब टेस्ट आपको मिलेंगे। वर्सेस वर कंपोज्ड इन अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज। इन द कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मैनी लिटरेरी वर्क वर कंपोज्ड इन इट। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड हुई, और गुजराती लैंग्वेज में भी बहुत सारा लिटरेचर डेवलप्ड हुआ। The heritage of Gujarati literature was made prosperous by literary contribution of Narsi Mehta, Mirabai, Dayaram, Akho, Premchand, Pritam and others who composed beautiful verses, songs, garba, narrative poems and छप्पास etc. तो हमारे गुजराती लिटरेचर को डेवलप करने में नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, प्रेमचंद, प्रीतम, ओखो, ये सबका कंट्रीब्यूशन है। After that, the scholars like Narmad, Naval Ram, Kisholal Masruwala, Pannalal Patel, Umashankar Joshi, Mahipatra Ruparam Nilkant, Govardhan Ram Tripathi and other enriched the Gujarati literature through their work. अगर आप गुजराती लैंग्वेज पढ़े हो तो इन सब की स्टोरीज भी आपको पढ़ने में आई होगी। द 4 द्रविडियन लैंग्वेज, तो जैसे ये नॉर्थ इंडिया में सब डेवलप्ड हुआ था वैसे साउथ इंडिया में भी डेवलप्ड हुआ था। और जो मेन 4 द्रविडियन लैंग्वेज जो डिस्कवर हुई थी वो थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का लिटरेचर कंपेयर करोगे तो साउथ इंडिया का जो लिटरेचर है वो नॉर्थ इंडिया से पुराना है, बिकॉज द्रविडियन केम्स इन आवर कंट्री अर्लियर। Tamil is the oldest of this, with its literature belong to early centuries of the Christian era. According to tradition, 3 literary gatherings and sangams were held, at which many sects and poets recited their compositions. They contain many themes like political, war, and love. The famous work of this body of literature includes uh, इथोतोकोई मीन्स कंपोजिशन ऑफ 8 पोएम, फिर जो है तोलकापियम मीन्स द ग्रामर एंड पथुपातु मीन्स 10 सॉन्ग्स। थिरुवल्लर wrote the famous
Kurai, which is was deal with many aspects of life and religion. The Silapaddikaram and the Manimekhalai are some of the most famous work of early Tamil literature. तो बहुत सारा लिटरेचर अलग अलग लैंग्वेज में हुआ है. हमने यहाँ पे संस्कृत और गुजराती और तमिल लिटरेचर की बात की है. इसके अलावा हिंदी है, उर्दू है, ये सब में बहुत सारा लिटरेचर्स हमारी कंट्री में डेवलप्ड हुआ जो आज की डेट में वर्ल्ड में फेमस है. तो ये जो भी था वो एंशियंट लिटरेचर के बारे में था. अब हमें जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो मेडिवियल लिटरेचर के बारे में बात करेंगे कि वो ड्यूरेशन हमारी कंट्री में उर्दू और जो अदर लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल डायलेक्ट्स है और फोक लिटरेचर है, वो क्या और कैसे डेवलप्ड हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी. तो ये वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और सजेशंस भी आप दे सकते हो. आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. Thank you. God bless you.